हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस विच इज सेट्स थ्योरी। हमने टॉपिक्स तो देख लिए थे कि कैसे टॉपिक्स काम करते हैं हमारे, किस तरीके से थियोरिटिकली हमने सेट्स को अच्छे से समझ लिया है कि सेट्स की थ्योरी एक्चुअली में है क्या। हमको जरूरत है यहाँ पे अब क्या अंडरस्टैंड करने की कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसमें हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो चलिए एनसीईआरटी के पहले एग्जांपल्स पहले हम एक एक करके सारे सॉल्व एंड अनसॉल्व सारे एग्जांपल्स को देखेंगे एंड उसके सारी एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें मेरी अप्रोच ये नहीं रहेगी कि आपको कंप्लीट कंप्लीट सोल्यूशन में दिखाऊं। मेरी यहाँ पे अप्रोच ये रहेगी कि भाई मैं आपको हर एक क्वेश्चन में क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए या क्या अप्रोच वो क्वेश्चन डिमांड करता है, किस तरीके से मैं उस क्वेश्चन को समझूं पहले और फिर उसका आंसर करूं। आंसर प्रॉपर क्या होना चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगा। उसके पीछे का रीजन सिंपल है यार, कि मैं हर एक क्वेश्चन को अगर आपको फुली करके दिखाऊं, लिख के एक एक चीज बताऊं, तो उससे होगा क्या, हमारी वीडियोस बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी, सीरीज बहुत बड़ी हो जाएगी। और इतनी बड़ी सीरीज कोई भी आज के टाइम पे, जो शॉर्ट्स का जमाना है, कोई देखना पसंद करेगा भी नहीं और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। क्योंकि आप आज के वक्त में आप गूगल पे डालिए या सिंपल चैट जीपीटी से पूछिए, वो आपको सारे सॉल्यूशंस तो दे ही देता है कि पूरे कंप्लीट सोल्यूशन। जो यहाँ पे हमारी मेन प्रॉब्लम है उसे अंडरस्टैंडिंग की है। तो हमारी ये सीरीज डेवलप ही इस तरीके से की गई है कि हम टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें और क्वेश्चंस को क्या अप्रोच के साथ करना चाहिए हम उस पर फोकस करें, रादर देन कंप्लीट कंप्लीट सोल्यूशन देखने के। हाँ, किसी क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि यार इसका कंप्लीट सोल्यूशन बताना चाहिए तो बताएंगे। कंप्लीट का मतलब ये भी नहीं कह रहा यार मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसको इनकम्प्लीट करूंगा, आंसर तक पहुंचेंगे जरूर, लेकिन लिखेंगे नहीं पूरा कि भाई पूरा ऊपर से नीचे तक हाउ टू सॉल्व, मतलब कैसे मैं अपने क्वेश्चन को समझ के कैसे अपने आंसर तक पहुंचा, ये मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगा। उससे होगा क्या, वही अगेन यार वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए शुरू करते हैं। आप देखिए उससे आपको समझ आएगा, दो चार क्वेश्चन जब देखेंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम, हमारा पहला एग्जाम्पल एग्जाम्पल वन हमें क्या कह रहा है। एग्जाम्पल वन कह रहा है राइट दी सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। ये कह रहा है भाई, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसका आप एक सेट बना दो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उसका एक सेट बना दो। तो यहाँ पे समझिए, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था 10th क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं। और याद, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशंस होते हैं विच इज अल्फा एंड बीटा, उसका आपको एक सेट बनाना है। तो यहाँ बेसिकली आप दो सॉल्यूशंस निकालेंगे जो कि उन्होंने निकाले भी हुए हैं, विच इज x-1 एंड x+2। ये दो सॉल्यूशंस आए हैं इसके। तो उससे क्या हुआ, मेरे को दो वैल्यूज इसकी मिल गई। अब मुझे क्या करना है, x की एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है -2, जिसके लिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो मेरी इक्वेशन है ये जीरो हो जाएगी जिन वैल्यूज के लिए। हम एक्चुअली जब कहते हैं ना कि यार इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालो, तो एक्चुअली सोल्यूशन का मतलब क्या है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो देखिए, कोई भी जो सोल्यूशन होता है, कोई भी जो इक्वेशन होती है, उसमें लेट से x में वो पूरी इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स करके पूरी इक्वेशन लिखी है। तो आपको x की वो वैल्यू बतानी है जिसमें y जीरो हो जाए। x की वो वैल्यू जिसके लिए y जीरो हो जाए, वो आपका सोल्यूशन होता है उस इक्वेशन का। अब वो सोल्यूशन का मतलब क्या रहता है एक्चुअली, अगर आप ग्राफिकली देखें, जो कि हम सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन में से जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको अगर मैं डायरेक्टली बताऊं तो होगा क्या ये, कि भाई जो मैं x की वैल्यू निकालता हूं एक्चुअली वो मेरे आपके y एक्स एक्सिस पे जहां पर भी मेरी वो इक्वेशन, जब मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगी जिस भी पॉइंट पे, एक्चुअली मैं वो पॉइंट निकालता हूं, उसको मैं कहता हूं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ पाए। रिलेशन फंक्शन में इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस अभी ये जानने की जरूरत थी, मुझे बताना सही रहा कि भाई सोल्यूशन का मतलब क्या है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो सोल्यूशन, इसकी दो वैल्यू है एक्स की 1 एंड -1 -2। तो आप क्या करोगे, कोई भी एक सेट का नाम ले लो, ए ले लो, और वहां पे मेंशन कर दो 1 एंड -2। तो ये मेरे लिए क्या हो गए, टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेट्स। तो वो टू सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो ये एक सेट मैंने बना दिया। अब एग्जांपल टू देखिए, एग्जांपल टू क्या कह रहा है। ये देखिए, शुरू के जो एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस है ना, बहुत सिंपल लगेंगे आपको अगर आपने थ्योरी ढंग से समझी है तो। लेकिन है क्या, शुरू से हम क्यों एक एक छोटे छोटे एग्जांपल भी देख रहे हैं, ताकि हमारी अप्रोच डेवलप हो सके कि यार पूछने के तरीके कैसे कैसे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बेसिक तरीका है कि मैं किसी सोल्यूशन को कहूं कि भाई मेरे पास कुछ वैल्यूज है, इनका सेट बना दो।
तो बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेट की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए एक सेट डेवलप करना है वैल्यूज को लेके। सेकंड एग्जांपल देखो जरा, ये कह रहा है राइट दी सेट, मतलब एक रोस्टर फॉर्म, ओ सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और कह रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो। सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखने को कह रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहा है भैया, जो एलिमेंट है, एलिमेंट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर लेस देन 40 है। मतलब दो पैटर्न गिवन दिए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो पैटर्न पे वर्क करती है, पैटर्न के हिसाब से ही बनती है। तो यहाँ हर एलिमेंट के क्या पैटर्न है, दो पैटर्न, कि वो भाई एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव होल नंबर होगा, जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हो आप उसमें, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड हैंड टू हैंड उसका स्क्वायर लेस देन 40 है। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 40 है? जीरो है मेरा, वन है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, फाइव भी है, सिक्स है, सेवन नहीं है, क्योंकि सिक्स स्क्वायर इज 36 एंड सेवन स्क्वायर इज 49। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इंटीजर के केस में सिक्स पे आके वो रुक जाएगा। अब ये हमारे एलिमेंट हो गए, बस इनको आप सेट बना दो, इनका एक मिल गया आपका आंसर। जो हमारा सेट है, देखिए आपका सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों ही सही है। मैंने आपको बताया था आप किसी भी सेट को लिखने के तीन तरीके थे भाई, सेट बिल्डर, रोस्टर और रेंज फॉर्म। तीनों मैंने आपको समझाए थे कब कब यूज करना है, आपकी सिचुएशनल है ये कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। हो सकता है कई सिचुएशन में तीनों आपके पास ऑप्शन हो, लेकिन जो बेस्ट सूटेड है वो यूज करेंगे। जैसे आप लेट्स से रोस्टर फॉर्म कब यूज करेंगे, रोस्टर फॉर्म आप यूज करेंगे जब भी आपको ये क्लियर हो कि भाई यहाँ पे चार, ये मतलब एलिमेंट आपके पास कम है और आपको पता है वो कौन कौन से एलिमेंट है, तब आप रोस्टर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये वाला ही एग्जांपल ले लीजिए, मुझे पता था जीरो से लेके सिक्स तक एलिमेंट है और जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसकी प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म, क्योंकि उसको इजीली सिंप्लीफाई कर रही है वो। अब मान लीजिए आपके पास एलिमेंट बहुत सारे हैं, एलिमेंट बहुत सारे हैं और सारे एलिमेंट्स एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक या एक से ज्यादा पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। लेट्स से इसी का एग्जांपल ले लीजिए, मैंने यहाँ पे कहने लगूं कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर इज लेस देन 10,000। अब यहाँ पे एलिमेंट बहुत सारे हो जाएंगे यार, लेकिन सबके दो पैटर्न क्या मिल गए मुझे भाई, इंटीजर है और सब में क्या है, उनका स्क्वायर लेस देन 10,000 है। तो इसका मतलब नंबर बहुत सारे लेकिन उनमें एक कॉमन पैटर्न है। और जब ऐसा होता है कि भाई कॉमन पैटर्न मुझे मिल जाए, मेरा काम आसान हो जाता है, मैं तो फिर सिंपली सिंगल लाइन में सेट को डिफाइन कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। और अब आती है रेंज फॉर्म। रेंज फॉर्म कब यूज करेंगे यार, रेंज फॉर्म भी वही मैक्स ऐसे एलिमेंट्स में जहां बहुत सारी वैल्यूज है और आप वहां पे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भाई आपको ये क्लियर है कि यार मेरे को एक रेंज गिवन है। लेट्स से मैंने कहा मेरी वैल्यूज वन टू 100 है, और उसके अंदर मैं क्या कह सकता हूं, मान लीजिए 1 से 100 तो है, साथ साथ सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स 1 to 100 के बीच में, नॉट होल, ऑल डेसिमल नंबर ऑल्सो, कि भाई डेसिमल नंबर एंड होल नंबर, ऑल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। तो ये तो यार इनफाइनाइट नंबर हो गए। अब इसको तो ना ही आप रोस्टर फॉर्म में लिख पाओगे, ना ही आप इसे सेट बिल्डर में एक तरीके में लिख सकते हो कि भाई ऑल रियल नंबर, सेट बिल्डर में भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेस्ट एक सही तरीका क्या रहेगा कि आप ये बताओ भाई 1 to 100 के बीच के सारे नंबर। अब ऑल्सो यहाँ पे कह सकते हो इंक्लूड है नहीं है, उसके हिसाब से आप ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो वो आपकी रेंज फॉर्म थी। तो सेट आप कैसे अब बताते हैं कि कैसे प्रेजेंट करें, आपकी सिचुएशनल है, क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि तीनों फॉर्म अवेलेबल है, तो उस टाइम आपको डिसीजन लेना आप कैसे भी लगा सकते हैं। तो इसका कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि यही करना है। जैसे इस सेम एग्जांपल के लिए मैं सेट बिल्डर भी लगा सकता हूँ, लेकिन बेस्ट मुझे क्या लगा यहाँ पे रेंज फॉर्म प्रेजेंट करना। तो वही सिचुएशनल है, आपको जो बेस्ट लगता है वो करिए। और बाकी जब आप क्वेश्चंस देखेंगे और टॉपिक्स को देखेंगे तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी हो जाएगी, मैं कौन सा चीज यूज करूं या कौन सी रिप्रेजेंटेशन को यूज करूं पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, स्टार्टिंग में ही मैं तो कहूंगा आप थोड़ा सा और पढ़िए, आगे बढ़िए, और जितना हम क्वेश्चन करते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अपना एनालिसिस एक्टिव रखिए, ताकि आप समझते जाएं कि क्या यूज करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो आगे देखते हैं, इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो इनों का जो एग्जाम्पल 2 है इसमें थोड़ी गड़बड़ है इनके आंसर में।
द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6, हमने 0 भी लिया। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं इसका सोल्यूशन गलत है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे वो कहता नेचुरल नंबर तो ये सही होता, क्योंकि हमने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स विद 0 अप टू इंफिनिटी एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 अप टू इंफिनिटी। इसका आंसर नेचुरल नंबर के लिए, लेकिन इसने गिवन क्या बोला है, इसने कहा पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव और 0 जो होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए इनका आंसर गलत है। तो जरूरी नहीं है एनसीईआरटी हमेशा आपको सही आंसर दे, कभी कभी ये भी गड़बड़ करती है। तो ये आंसर गलत है। ये नेचुरल नंबर के लिए तो ठीक है, बट जब बात आती है इंटीजर की तो ये गलत है। एग्जाम्पल 3 देखिए। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है वो, ये भाई साहब कह रहे हैं कि राइट दी सेट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए जो इसने सेट लिखा है, इसने डॉट 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 करके प्रेजेंट किया है। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में भी हमने देखा था कि इनफाइनाइट वाले सेट हम लिख सकते थे, लेकिन वो सही प्रेजेंटेशन नहीं है किसी सेट को प्रेजेंट करने की, क्योंकि आप उसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में बस ये मुझे पता लग रहा है यार, जो एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे कि 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, बस इतना ही पता लग रहा है। अगर आप इसमें पैटर्न नहीं देख पा रहे तो 25 के बाद क्या आप नहीं पकड़ पाएंगे? आप पता ही नहीं लगा पाएंगे आगे क्या और कहां तक कैसे। लेकिन सेट बिल्डर इसको सही से एक्सप्लेन करे, क्योंकि वो इसके पैटर्न्स को पकड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या रहेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। ये 1 है, 4 है, 1 को 1 स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर, 9 को हम 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, 5 को 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। स्टार्ट हो रहा है 1 से और जा रहा है एंड तक। तो इसका मतलब यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज अ एलिमेंट एंड x इज अ, शुरू कहां से हो रहा है 1 से, तो मैं क्या कह सकता हूँ, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड x is a natural number and x is a natural number and x equal to x is a natural number x square where x is a natural number। तो एलिमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x स्क्वायर x इज अ नेचुरल नंबर। इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपन। समझ पा रहे हैं? या तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली आप क्या करिए, y लिख लीजिए, y इज योर एलिमेंट। वहां पे सबसे पहले आप लिखिए इसको, मैं एक बार कट करके दोबारा आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। मैंने लिखा लेट्स से x and x equal to t square and t is a natural number। ये मेरा सेट बन गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके वैलिड हैं, कोई भी गलत नहीं है। जो पहले लिखा वो भी सही था, ये भी सही है। तो मैंने बताया भी था सेट बिल्डर फॉर्म हो सकता है यार मेरा लिखने का तरीका अलग हो, दूसरे का अलग हो, लेकिन कॉमन क्या है दोनों में कि भाई हम पैटर्न फाइंड आउट करके पैटर्न को प्रेजेंट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इंग्लिश और इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। आप कैसे भी उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है ये मुझे, ये एग्जाम्पल 4 में कह रहा है राइट दी सेट, मतलब ये गिवन सेट कराया गया है और कह रहा है सेट बिल्डर में लिख दो। तो अगेन यहाँ पे अपन पैटर्न देखेंगे, पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करिए पैटर्न क्या दे रखा है आपको। आपको कह रहा है 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5, ऐसे सो ऑन चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या कह सकता हूँ, ऊपर जो भी नंबर है नीचे वाला उसका जस्ट एक एड ऑन है, ऊपर जो भी नंबर है नीचे उससे एक ज्यादा है, और ये नंबर का ऊपर वाले का सीक्वेंस 1+1+1 होके बढ़ रहा है, मतलब 1 से शुरू हो रहा है ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये कुछ कुछ ऐसे है, ऊपर अगर नंबर में n लेता हूं तो नीचे n+1 है वो, और जो n है वो एक नेचुरल नंबर है क्योंकि शुरुआत वो 1 से कर रहा है अपनी। तो इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू टी अपॉन t+1, पैटर्न के हिसाब से t अपॉन t+1, एंड t बिलोंग्स टू कैपिटल N, या फिर t इज अ नेचुरल नंबर। t इज अ नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं इसे, दोनों में से कोई भी, t बिलोंग्स टू n या फिर t इज अ नेचुरल नंबर, दोनों वैलिड है। तो यहाँ पे आप देखिए कभी भी आपको अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है भाई साहब ये एक गिवन रोस्टर फॉर्म है, इसको कन्वर्ट कर दो सेट बिल्डर में, पैटर्न होगा और बहुत बेसिक पैटर्न ही होगा।
क्योंकि ये बहुत हैवी पैटर्न नहीं पूछते हैं, ये जेई के तरीके से क्वेश्चन नहीं करते सीबीएसई वाले। सीबीएसई वाले बहुत बेसिक करते हैं ताकि आपकी एक्सप्लेनेशन आसान हो पाए। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब देखिए सेम टू सेम, इन्होंने एन लेके कर लिया है, सेम ही बात है। ओ सॉरी, इन्फिनिटी तक नहीं, ये वाला सॉरी यहाँ पे क्लोज हो रहा है, सॉरी मिस्टेक, मुझे लगा इन्फिनिटी जा रहा है, मिस्टेक है। तो इन्फिनिटी नहीं, वो 5 तक जा रहा है। तो सेम क्वेश्चन बिलोंग्स टू एन तो नहीं, मतलब टी जो रहेगा ये कट हो जाएगा हमारा, जो हमारा टी होगा 1 to 6 तक जाएगा, क्योंकि वो 1 से और 6 पे खत्म हो रहा है। गलती, आप ये भी लिख सकते हैं 1 to 6, या फिर टी बिलोंग्स टू एन और एंड, जैसे तो 3 पैटर्न देख लिए हमने, इसमें पूरा इरेज करके देख लेते हैं। 3 पैटर्न लिख सकते हैं, या तो जैसे भी 2 भी चलेगा। पहली चीज मैं ये लिख सकता हूँ, टी अप टू दिस, या फिर टी बिलोंग्स टू एन एंड टी इज लेस देन इक्वल 6। आप दोनों में से चाहो तो 1 2 3 ये लिख लो, या 1 और 2 ये लिख लो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पहले मुझे लगा इन्फिनिटी जा रहा है, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा, आंसर देख के पता लगा, तो बाय मिस्टेक है, हो जाती है छोटी मोटी गड़बड़। फिफ्थ क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन भाई साहब मुझे कह रहा है मैच ईच ऑफ दी सेट ऑन दी लेफ्ट, मतलब मैचिंग के लिए कह रहा है कि मैच करके दिखाओ भाई। तो एक एक करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैचिंग करनी है, तो देखिए बेस्ट तरीका क्या है कि यार आप सेट्स को देख के पकड़े, उन्हें बेस्ट है कि आप सेट बिल्डर को प्रिडिक्ट करें और आपको सेट पता लग जाएगा। जैसे कि भाई पहला देखो, आप पहले में क्या कहना चाह रहा है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हाँ भाई वो पॉजिटिव इंटीजर है, इज डिवाइजर ऑफ 80, कि वो 18 को डिवाइड कर सकता है, पॉजिटिव इंटीजर और 18 को डिवाइड कर सकता है। और यहाँ पे आइए कौन सा ऐसा सेट है जो पॉजिटिव इंटीजर से बना है और 18 को डिवाइड कर सकता है, तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 6 9 18, ये वो नंबर है जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 3। तो इसका मतलब ए और 3 आपस में अटैच हो गए। एरो मैंने गलत बनाया, उल्टा बनाना, मतलब ऐसे, क्योंकि मैचिंग में इस तरीके से बनाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट मैच करते हैं, समझ पाए। अब सेम बी पढ़िए, बी में क्या कह रहा है। बी में भाई साहब कह रहे हैं x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स एक इंटीजर भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 भी है। तो मतलब कि इसे सॉल्व करेंगे जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 9, जब 0 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू इज +-3। +-3 ही क्यों, पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भाई मैं कह रहा हूं क्या, चाहे आप +3 का स्क्वायर करो या -3 का स्क्वायर करो, दोनों ही सिचुएशन में आपको 9 मिलेगा। कि जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो वी डोंट नो कि एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर तो पता है 3 है, क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव ये क्लियर नहीं है। तो इसीलिए आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, जब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस करके इसीलिए लिखा जा रहा है +-3। अब +-3 है तो देख लेते हैं, और +3 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, मतलब दो ही एलिमेंट है, तो चौथा मैच कर गया इसके साथ, तो बस ये मैच हो गया। थर्ड वाला देख लेते हैं, सी क्या कह रहा है। सी भाई साहब कह रहे हैं x इज एन इंटीजर और x+1 = 1। हाँ, x+1 = 1 और x एक इंटीजर है। तो देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं थोड़ी इक्वेशन। x+1 = 1, तो x इक्वल टू भाई साहब 0, 1 - 1 0, एक ही एलिमेंट है 0, वो दिख गया जी, मैच कर गया। अब आखिरी ऑप्शन तो ऑब्वियस क्लियर है, सी ही होगा, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। ये कह रहा है x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, x एक लेटर है और उसका सेट मैंने बनाया वो प्रिंसिपल नाम के, प्रिंसिपल जो वर्ड है उसके लेटर से बना हुआ है। अब देखिए प्रिंसिपल में p जो है वो रिपीट पे हो रहा है, i भी रिपीट पे हो रहा है, p रिपीट है यहाँ पे, i रिपीट है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं, p और i रिपीटेड है यहाँ पे, और भी कोई रिपीट है, p और i रिपीट है मेरा, बस p और i रिपीट है यहाँ पे। जब p और i रिपीटेड है, हमें पता है सेट में रिपीटेड तो लिखते नहीं है, तो जो दो दो है उनको एक एक बार ही आप लिखेंगे, क्योंकि यूनिक और अनऑर्डर्ड होता है सेट। तो यूनिक बनाने के लिए जो डुप्लीकेसी उसे हटा देंगे, तो ये रहा। यहाँ पे देख सकते हैं पी और आई एक एक बार ही लिखा है, बाकी सब एक ही थे तो एक एक बार लिख गए। समझ पा रहे हैं, थोड़ा आई नो थोड़ा सा तेज हो रहा है, लेकिन ये वीडियो है, वीडियो को आप पॉज करके समझ के देख सकते हैं। यही अगर लाइव क्लास होती तो इतना तेज पढ़ा पाना मेरे लिए भी दिक्कत होता, क्योंकि मुझे पता होता बच्चे किसी को समझ नहीं आएगा जल्दी से।
लेकिन ये वीडियो है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई वीडियो जब आप देख रहे हैं तो पॉज कर सक वहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप लेट से मैंने जब एक का आंसर किया पॉज करके समझ सकते हैं, रिवाइंड करके सेम चीज को सुन सकते हैं। लेकिन जब लाइव होता तो इसी चीज को मैं थोड़ा और आराम से बताता, क्योंकि लाइव में बच्चे को एक ही बार मौका मिल रहा है सुनने का, इस वजह से। तो इतना डरिए मत, आसान है। बाकी अगर आपको लगता है यार मुझे स्लो करना चाहिए तो अगेन आप कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा फीडबैक के हिसाब से। अगर आप तेज में आप कर पा रहे हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं कर पा रहे तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्लो कराने का। अब जरा एग्जाम एक्सरसाइज वन पे आते हैं। एग्जाम एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल वन देखिए। एग्जाम्पल वन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, कि भाई इनमें कौन से सेट हो सकते हैं कलेक्शंस में, जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए पहली चीज यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ आपको। जब मैं किसी स्टेटमेंट को पढ़ के मैं डिसाइड कर रहा हूँ भाई ये कलेक्शन एक सेट है कि नहीं, क्योंकि मैंने सेट की डेफिनेशन में ये समझा था कि भाई ये एक कैसा ऑर्डर है, अनऑर्डर कलेक्शन है, कैसा सॉरी कलेक्शन है, ये एक अनऑर्डर कलेक्शन है एंड यूनिक एलिमेंट से बना हुआ कलेक्शन है। तो देखिए हमने देखा भी था यार, मैथमेटिक्स में आप अनऑर्डर वाली चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन में। वो तो एक कह सकते हो आप माइंडसेट है, रियलिटी में कह सकता हूँ भाई अनऑर्डर चीज है ये। लेकिन रिटर्न में इस चीज को प्रेजेंट कर पाना मुश्किल है कि ऑर्डर में लिखे या अनऑर्डर में। जो राइटिंग में लिखा हुआ है ये ऑर्डर है अनऑर्डर, क्योंकि दिखेगा हमेशा एक ऑर्डर में ही, क्योंकि वो रिटर्न हो गया है, फिक्स हो गया जैसे मैंने लिख दिया। तो इसीलिए हम यहाँ पे जब मैथमेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑर्डर अनऑर्डर को लेके हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि भाई जो भी कलेक्शन है वो एक अनऑर्डर तो है। तो इसलिए जो हमारी दो प्रॉपर्टीज थी सेट की, अनऑर्डर और यूनिक वाली, तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है विच इज यूनिकनेस, दूसरी प्रॉपर्टी विच इज अनऑर्डर। तो यहाँ पे आप ये मानिए जो भी कलेक्शन आपको दिया जा रहा है सब अनऑर्डर तो है, मतलब उसको मैं जैसे भी अरेंज करूं मैं उसे अनऑर्डर तो मान के चल रहा हूँ। बाकी मैं चेक क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिकनेस, कि वो यूनिक एलिमेंट से बना हुआ है या फिर नहीं, या फिर यूनिक एलिमेंट से बन जाएगा या नहीं बनेगा ये भी। तो जैसे एग्जांपल देखिए, पहला पहले में भाई साहब कह रहे हैं कि भाई द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, फिक्स एलिमेंट है भाई साहब, लेटर जे के तीन ही एलिमेंट होते हैं, जनवरी जून एंड जुलाई। जनवरी जून जुलाई तीन हमारे मंथ्स हैं जो जे से शुरू होते हैं। अब तीनों मंथ्स को कैसे भी एक एक उसमें लिख दो आप, सारे तीनों के तीनों पहले तो यूनिक है, आप इनका एक कलेक्शन बना दो तो आप कह सकते हो हाँ भाई ये सेट तो है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिक एलिमेंट है सारे के सारे। वैसे ही सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए टॉप 10, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, मोस्ट टैलेंटेड। अब यार देखिए टैलेंट कोई स्केल नहीं है, टैलेंट कोई स्केल नहीं है जिसकी बेसिस पे आप कह सको कि भाई ये इसका टैलेंट बहुत अच्छा मेरा बहुत बुरा। टैलेंट स्केल नहीं है कोई इस चीज का, हो सकता है कि इसका टैलेंट अभी अच्छा लग रहा हो कल अच्छा ना लगे। तो ये कहना है कि इंडिया में टॉप 10 जो टैलेंटेड राइटर्स हैं वो पूरी थ्रू आउट द टाइम सेम रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है, वो टाइम से चेंज भी होता रहता है वो कलेक्शन। तो वो कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है, यूनिक है सारे के सारे। तो इसको आप ऐसा कह सकते हो कि जो हम यहाँ सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक और इन्होंने वर्ड यूज किया था स्टार्टिंग, हमने कहा था वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई मैंने अगर एक सेट डिफाइन कर दिया तो वो सेट वही रहेगा। एग्जाम्पल मैंने कह दिया भाई टॉप 10 बैट्समैन का जो कलेक्शन है वो यही है, तो इसका मतलब क्या, वो टॉप 10 कलेक्शन थ्रू आउट द टाइम वही रहेगा, सेट वही रहेगा, सेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ये एक ऐसा कलेक्शन है, अनऑर्डर तो है भाई, ओ सॉरी हमने पहले ही मार्क करके रखा हुआ है, ये कलेक्शन 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, भाई जब भी सिलेक्ट करूंगा सारे अलग अलग तो होंगे, लेकिन थ्रू आउट द टाइम ये सेम नहीं रहने वाले, ये सेम नहीं रहने वाले से मैं कह नहीं सकता इस बात को सेम रहेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, एक नॉट अ सेट, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ये, यूनिक है अनऑर्डर है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि सेट को ये दो के साथ साथ जो मैथमेटिकल हम सेट कह रहे हैं, सेट तो एक मैंने प्रैक्टिकल आपको पता है ये है मीनिंग उसका। और मैंने बताया था मैथमेटिकल स्टेटमेंट कभी नहीं बदलती, चाहे कुछ भी हो जाओ बदलती नहीं है।
इसीलिए हम मैथ में जब मैंने कह दिया कि भाई बदलती नहीं, अगेन इस बात पे गौर करना, मैंने क्या बोला था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बदलती नहीं है, उसने जो कह दिया वो कह दिया कि भाई सेट क्या है, एक अनऑर्डर यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन, ये सेट है। इसका मतलब मैंने कह दिया जैसे ही आपको भाई टॉप 10 बैट्समैन का कलेक्शन है ये, तो इसका मतलब जो दुनिया में कभी भी अंत में भी आप इसे उठाओ, ये टॉप 10 बैट्समैन का ही कलेक्शन है। तो क्या आप ये वाली बात कह सकते हो मुझे कि मैं आज मैंने सोच के भाई टॉप 10 बैट्समैन का ये कलेक्शन बनाया, 10 साल बाद भी ये कलेक्शन वैलिड है क्या? तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। 10 साल बाद हो सकता है और बंदे आ जाएं, उनका कलेक्शन बनेगा, आज कोई और है कल कोई और हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है फिर ये, तो मेरी डेफिनेशन को गलत कर रहा है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, तो भाई नॉट अ सेट है। सेम ये देखिए, हम बैट्समैन की बात कर रहे थे, अगला बैट्समैन ही बोल दिया भाई साहब ने, तो ये तो है ही नहीं फिर, क्योंकि इसी को सोच के हमने ऊपर वाला मना किया तो यही आ गया, तो ये भी नहीं है। अब कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हाँ जी ये सेट है, क्योंकि ऑल बॉयज इन योर क्लास आज मैं कह लूं कल मैं कह लूं सेम ही रहेगा। लेट से मैं 8th क्लास में पढ़ता था, मेरी क्लास में 50 बच्चे थे उस वक्त, जैसे लेट से मैंने बनाया भाई मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैंने कलेक्शन बनाया, 10 साल बाद जब मैं उसको देखूंगा मैं कहूंगा यार मेरी 8th क्लास में 50 बच्चों का कलेक्शन था ये, तो हाँ भाई वो वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10-12 साल बाद आपकी क्लास में एक और बच्चा जादुई होके निकल आया, एक और बच्चा पढ़ता था, नहीं, जो कलेक्शन हमने जब बनाया तो वहां वैलिड कर दिया, सारे यूनिक एलिमेंट ले लिए, दोस्त तो ना हो वो बात अलग, लेकिन ले लिए थे। तो हाँ जी एक सेट है, ये एक कैसा कलेक्शन है, सेट है। अगला देखते हैं, दी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, हाँ जी सेट है। उसके बाद अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, बताओ जी, नोवेल्स जो लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद द्वारा, क्या उनको आप कलेक्शन, उनके कलेक्शन को आप सेट कह सकते हैं? तो जी हाँ कह सकते हैं जी। ऐसा नहीं है ना मुंशी प्रेमचंद की जो कलेक्शन है वो कल बदल जाएगा। मैं कह रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद ने लेट से 1000 बुक लिखी थी, तो 100 साल बाद वो 2000 हो गई, वो अपने आप से बढ़ नहीं रही ना, वही रहेंगी ना, जितनी भी उसने बुक का एक कलेक्शन बनाया है वही रहेगा। हाँ जब तक वो जी रहा है बनाता जा रहा है, जैसे वो मर गया तब हमने बनाया ये कलेक्शन, तो वो रहेगा। अब यार एक चीज और मैं बता दूं, पहले एक क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर ये चीज पे डिस्कस करेंगे। दी कलेक्शन ऑफ 11 इंटीजर्स ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, 11 पढ़ रहा हूं मैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हाँ जी थ्रू आउट द टाइम सेम है, हाँ जी कलेक्ट वो सेट है, यूनिक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, हाँ सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ना सेट नहीं है। आज हो सकता है कोई और डेंजर हो, कल कोई और हो, कल वो निपट जाए, जैसे निपट भी रहे हैं आजकल, काफी सारे एनिमल्स विलुप्त हो रहे हैं, अपनी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं टाइम के साथ, तो हाँ बदल सकता है जी। अब आते हैं थोड़े एक डिस्कशन पे कि हमने जो पढ़ा ये है क्या। तो देखिए ये थोड़ा सा, मैं खुद मानता हूँ कि ये जो इनका पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप है, ये मतलब डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा चेंजेस तो करता है, उतना मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये, तो ये पहला वाला क्वेश्चन, यही रीजन है आप देखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखे अब तक इससे आते हुए रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी। और पहली चीज कि भाई जब हम इसको मान रहे हैं तो इसमें बहुत सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी आ रही हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद वाली ही कहानी, उसको ले लो क्वेश्चन को, कि उसके द्वारा लिखी गई बुक्स, अगर मान लो मुंशी प्रेमचंद जब लेट से 40 साल के थे, मुझे नहीं पता भाई वो कब गए, तो ये मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं मान रहा हूँ वो जिए होंगे 50-60 साल अगर, तो जब 40 साल के तो लिखना उन्होंने अगर 25-30 से शुरू किया, तो 40 तक उन्होंने एक सर्टेन बुक्स लिख दी होंगी, 40 के बाद भी कुछ लिखी होंगी, 40 तक मैंने जो कलेक्शन बनाया उसके बाद वो कलेक्शन बढ़ रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता फिक्स कलेक्शन है, तो वहां ये चीज गड़बड़ हो रही है कि ये कलेक्शन वैलिड ही कब है, जब मुंशी प्रेमचंद चले गए इस दुनिया से, तब मैं कहूँ कि भैया मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कितनी लिखी गई बुक्स थी, तब वो फिक्स हो जाएंगे और यूनिक में लिख सकते हैं। अनऑर्डर अनऑर्डर वाली चीज खत्म हो गई थी, मैंने शुरू में आपको बताया, यूनिकनेस वाली बात कि हाँ भाई वो हर बार एक नई बुक ही लिखेगा, तो नई बुक लिखी होगी, तो नई बुक लिखी होगी तो यूनिक तो एलिमेंट्स हैं, और वो फिक्स भी हो गए हैं जब वो चले गए, क्योंकि अब और वो और लिख नहीं पाए क्योंकि वो दुनिया से चले गए, तो ये वैलिड है। जब जिंदा है तब ये वैलिड नहीं है स्टेटमेंट,
और यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन भी नहीं, वो जिंदा थे या मरे हुए के बाद की बात हो रही है। तो मतलब ये कि ये वाली जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस है ये उतने वैलिड नहीं है, ये सारे काफी सारे हाइपोथेटिकल है। तो इसके हिसाब से आप सोचो कि यार ये नहीं है ये है, तो कंट्रोवर्शियल है। इसको मैं अगर सही से समझूं तो एक भी सेट नहीं है, वो मतलब सारे ही सेट है अगर सही से समझूं तो। अगर मैं सही से मेंशन करूं सारे ही सेट है, ना करूं तो नहीं है, दोनों ही है ये। मत आपके ऊपर है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं कह दूं भाई साहब ये सारे के सारे ऑर्डर में लिखूंगा मैं, जनवरी पहले आता है, जून बाद में, फिर जुलाई, ये तो ऑर्डर में है, हो गया, सेट नहीं है ये अब। तो ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल है। तो आप यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, जो सीबीएसई ने भी, क्योंकि हमें सीबीएसई में लिखना है, रियलिटी के लिए सारे सेट है। अगर आप एक रियल सिचुएशन को इमेजिन करें तो सारे सेट है, इनमें आप ये नहीं कह सकते सेट नहीं है। लेकिन इमेजिनरी सिचुएशन में कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये सीबीएसई मुझे क्या बता रहा है, सारे सेट नहीं है, इसमें से दो छोड़ के, दो तीन छोड़ के सारे सेट है। और कौन से सेट, किसको ये सेट नहीं कह रहा, उसको जो ये फिक्स नहीं है, मतलब जैसे टॉप 11 बैट्समैन फिक्स नहीं है, वो बदलते रहेंगे, तो उनको ये सेट नहीं कह रहा। जिसमें चेंजेस आने की संभावना है, ये उसको सेट नहीं कह रहा। जबकि सेट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसमें ये वाली चीज है ही नहीं, लेकिन वो इन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर दी। और हम सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके हिसाब से थोड़ा चलना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी क्या कहती है कि सेट्स आर ऑल डिफरेंट एलिमेंट, सेट के पास सारे डिफरेंट एलिमेंट है, एक जैसे नहीं है। और वो कलेक्शन में ये वाली चीज नहीं है, चेंज हो ना हो। बाकी अगर सोचा जाए तो मैथमेटिकल फिक्स क्या था तो वो भी सोच सकते हैं, लेकिन इतना मत सोचो आप इसको सिंपली सीबीएसई के हिसाब से याद कर लो। बाकी सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। और हाँ, ये वाली चीज अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप सोचोगे यार जेई ने पूछ लिया तो, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गया तो देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब भी आएगा वो भी कंट्रोवर्शियल रहेगा, क्योंकि उसका भी आंसर कोई सर्टेन होके नहीं दे सकता। किसी बीएससी ने तो ऐसे कहा था, नहीं हो सकता है दूसरा बोर्ड कुछ और बोल जाए, तो ये चीज वैलिड नहीं है। तो इसीलिए आप देखोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर तो पूछा जा रहा है तो स्टेटमेंट काफी हद तक कंप्लीट होगी। जैसे मुंशी चंद का एग्जाम्पल लेते हैं, आफ्टर डेथ ऑफ मुंशी चंद, तो वो इस तरीके से पूछेगा, कंप्लीट पूछेगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा इनकम्प्लीट पूछ ले, क्योंकि इनकम्प्लीशन में आंसर ही क्लियर नहीं है, आंसर इस तरफ भी है इस तरफ भी है। तो इसलिए याद रखें, आप सोच रहे हो कॉम्पिटेटिव में आ जाएगा तो नहीं, गलत सोच रहा है, आएगा तो प्रॉपर तरीके से आएगा। सीबीएसई है थोड़ी बहुत इस तरीके से कर लेती है ट्विस्ट, कि थोड़ा हाइपोथेटिकल लेके चली जाती है, हर कोई लेके नहीं जाता। सेकंड वाले को देखो, लेट ए इज द सेट, सेट ए है, इंसर्ट एन अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेस। केस में बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स पुट करो। तो बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स हमने पढ़ा था, बिलोंग मतलब कि मैंने कहा ए बिलोंग्स, कैपिटल ए मतलब ए मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ए अगर एलिमेंट है ए का तो ये ट्रू है, और अगर नहीं है तो मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, इसको कट करके। ये क्या बता रहा है, ए इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, ए इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, इस तरीके से। इज 5 अ एलिमेंट ऑफ ए, तो यस, तो बिलोंग्स। इज 8 अ एलिमेंट ऑफ ए, नो, नॉट बिलोंग। इज 0 बिलोंग, 0 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, नो। इज 4 अ एलिमेंट ऑफ ए, यस। इज 2 अ एलिमेंट ऑफ ए, यस। इज 10 एलिमेंट ऑफ ए, नो। समझ पाए, सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड वाला देखिए जरा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो पहला इंटीजर है और 3 और 7 के बीच में है, जिसमें 3 इंक्लूड है 7 नहीं, इंटीजर है, तो इसका मतलब -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट्स इट, हो गया जी। सेकंड, x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6, अरे बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। 6 देखते हैं, x is a two-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ऐसे 2 डिजिट का नंबर, नेचुरल नंबर का वो डिजिट, 2 डिजिट का नंबर जिनका सम 8 हो। तो जी 7 1 एंड 2 डिजिट का ना, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं शुरू से देखते हैं। तो पहले इसको ऐसे देखिए, 2 नंबर ले लीजिए पहले तो,
1 7, फिर इसमें एक बढ़ाइए, इस तरफ एक प्लस करिए, इस तरफ एक माइनस करते जाएंगे। तो आप कैसे लिखेंगे इसी चीज को? 1 7 2 6 3 5 4 4 3 ओ 5 3 6 2 7 1। तो ये आपके वो नंबर्स हैं जिनका सम इज 8। तो बस इनको सेट बना देना आप। अब जरा ये देखते हैं डी वाला। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर रहा है। ऐसा भैया कौन कौन से प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करेंगे? तो भैया जहां तक मुझे दिख रहा है 2 3 और 5 को छोड़ के तो मुझे और कोई नहीं दिख रहे हैं जो डिवाइड करें। बाकी आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो 2 3 एंड 5। तो अगला क्वेश्चन मुझे कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो भैया बस वही एक एक करके लेटर पिक करना, बस यूनिक यूनिक लेना, जो रिपीट पे है उन्हें मत लेना। हो गया काम। जैसे टी आर आई जी ओ एन, फिर ओ छोड़ दो, एम, फिर ई, फिर टी छोड़ दो, आर छोड़ दो, फिर वाई। हो गया, सेट बन गया। अब सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। तो भैया ये तीन हटा दो, जो शुरू के तीन वही हैं, बी ई टी, तीनों रिपीट पे चले गए उल्टे होके, बी ई टी टी ई बी, बेटर। बढ़िया है। तो नहीं सॉरी, इसमें आप दोबारा देखते हैं, कट करना है इसे, याद रहे। दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। तो इसके अंदर टी और ई ये रिपीट है, तो इनको हटा देते हैं। तो बी टी ई आर हो गए, खत्म। थर्ड वाला क्वेश्चन आसान था, अच्छा था। फोर्थ वाला, राइट दी फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। पूरा नहीं लिखूंगा, मैं पैटर्न बता रहा हूँ बस यहाँ पे आपको, ये आप खुद करना। जैसे पहले में आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है मतलब एलिमेंट क्या है? 3x। x इज अ नेचुरल नंबर, अगेन 1 से शुरू हो रहा है। तो दो पैटर्न मैंने बता दिए, 3x है और नेचुरल नंबर है, मतलब x कोमा x इक्वल टू 3t, t बिलोंग्स टू n, दैट्स इट। अपने आप अच्छे से लिख लेना इसे। सेकंड, 2 4 8 16 32, क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, अगेन x इक्वल टू 3 की जगह 3t की जगह पे क्या लगाओगे आप? x इक्वल टू 2 की पावर t, x इक्वल टू 2 की पावर t, क्योंकि दिख रहा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे। और अप टू, जैसे यहाँ पे था, बिलोंग्स टू n एंड t इज 1 टू आपका 4, इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 4। यहाँ पर भी इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 4, सेम टू सेम। ये इनफाइनाइट है। थर्ड ओ फोर्थ वन, अच्छा थर्ड वन हमने देखा नहीं, थर्ड वन थोड़ा हाइड हो गया लिखावट के चक्कर में, जरा इसे भी देख लें कहीं गायब ना हो जाए हमारे उससे। थर्ड वन पे आते हैं पहले। अरे भाई ये भी सेम टू सेम है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 2 का एक्सपोनेंट है, ये 5 का एक्सपोनेंट है। मतलब 5 की पावर 1 2 3 4, ये 2 की पावर 1 2 3 4, ये 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। ये है, इस तरीके से है आपका फोर्थ वन। 2 4 6 ऐसे बढ़ते जा रहा है। 2 का टेबल अप टू इंफिनिटी, 2 x इक्वल टू 2t, t बिलोंग्स टू n। हो गया, दो पैटर्न है। 149 अप टू 100, 149 अप टू 100, t की पावर n, या फिर स्क्वायर्स में है ना, सॉरी स्क्वायर्स में है ये, t की पावर 2, t की पावर x कोलन x इक्वल टू t की पावर 2 एंड t इज 1 टू 10, 1 टू 10 दिख रहा है, 10 पे जाके क्लोज हो रहा है। लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बताओ, लिस्ट करना है मतलब सेट बिल्डर टाइप में, बेवकूफ हरकतें। 1 3 5 अप टू इंफिनिटी लिख दो, छोटा सा है, करना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन लिख रहा है तो बताना पड़ेगा। x इज एन इंटीजर बिटवीन दीज, तो -1/2 इज -0.5 और 9/2 इज आपका 4.5। इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं? 0 1 2
3 4 5 ही आ रहे हैं ये। x इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। x एक इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 है। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सॉल्यूशन होगा आपका वो होगा -2 से +2 तक x रहेगा। ये निकला कैसे, इस पे अभी हम उतना डिस्कस ना करके अभी आप इसको ऐसे कर सकते हो कि लेट से मैं लिखता हूँ ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए। और अगर वो ऐसे सिंबल है तो आप सेम चीज को कैसे, अगर सिंबल इक्वल का है तो ये होता है आंसर। वहीं पे अगर सिंबल लेसर का है तो आप लेस देन इक्वल लगा के जो वेरिएबल है वो और जो प्लस माइनस आया है वो ऐसे लिख देंगे। अगर ग्रेटर का सिंबल है तो सेम उसको आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे। अगर ग्रेटर सिंबल है तो माइनस का ए एक्स ए। अभी के लिए आप ऐसे याद कर लें, जब इनक्वालिटी पे आएंगे तब इसे पढ़ेंगे, इनक्वालिटी का पार्ट है ये हमारा। तो अभी के लिए आप ये समझे, ये सिंबल था तो हमने एग्जैक्टली यही यहाँ लगा दिया, बस नीचे इक्वल का साइन लगाया क्योंकि यहाँ इक्वल भी था। तो -2 से 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं इंक्लूडिंग -2 एंड 2? -2 -1 0 1 2, दैट्स इट। ये मेरा सेट है इसका। सेम, थोड़ा इरेज कर देते हैं, ज्यादा ही कुछ पिच हो गया। अब जरा देखिए, यहाँ पे मुझसे भाई साहब कह रहे हैं कि लॉयल का बताओ जी। LOYA हो गया जी। हाँ जी, इसका बताओ। एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31st डे, 31 डेज। ये तो आप खुद कर सकते हैं गिन के, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, ये सारे। उसके बाद सिक्स्थ वन, एक्स इज अ कांस्टेंट ओ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, विच प्रीसीड्स के। तो इसका सिंपल मतलब ऐसे कौन कौन से अल्फाबेट हैं जो के से पहले आ रहे हैं कॉन्सोनेंट्स? तो बी, सी, डी, ई तो नहीं, एफ, जी, एच, आई भी नहीं, जे, दैट्स इट। ये हो गए मेरे अल्फाबेट्स, कॉन्सोनेंट सारे। समझ पाए? सेम वे सिक्स्थ वन, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मैच करना है जी। तो 1 2 3 5 6, तो मैंने बताया था मैच करने के लिए आप सेट बिल्डर वाले को देखें, उससे आप रोस्टर को देखना आसान होता है। रोस्टर से सेट बिल्डर को देखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको यहां से देखते हैं। तो ए को देखो, x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर और 6 को डिवाइड कर पा रहा है। हाँ जी, तो ये रे 2 और 3 है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x एक ऑड नेचुरल नंबर और 10 से छोटा है। तो ऑड नेचुरल नंबर और 10 से छोटा, तो ये रहा जी। उसके बाद थर्ड वन, x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, जो 6 से डिवाइड, डिवाइजर ऑफ 6 नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड कर सके। तो ये रहा जी सारे नेचुरल नंबर। और मैथमेटिक्स डी तो ये मिल ही गया आपको। तो ये था हमारा 1.1, समझने के लिए आसान था, उतना मुश्किल नहीं था।